नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में। साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अभिकारी शब्द अर्थात कहें अव्यय शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और हमने अभिकारी शब्दों के प्रकारों को भी जान लिया था। केवल प्रकारों को जान लिया था, विस्तृत चर्चा करना बाकी है। तो आज हम जो अभिकारी शब्दों के प्रकार हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। देखिए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो या शुरुआत कर रहा हो अव्यय या अभिकारी शब्दों के बारे में जानने के लिए। तो मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। एक विकारी, हमने विकारी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जान रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, हमने जाना है कि जो विकारी शब्द हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए, हमने जाना कि जो विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, तो विकारी हैं, विकारी मतलब इनमें परिवर्तन होता है। किस आधार पर होता है? हमने जाना था कि लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर, है ना, जाना है पहले से। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। देखिए, मैं शब्द ले रहा हूं, जैसे लड़का। ठीक है, एक शब्द लिया मैंने, लड़का। तो आप देखें, मैं इसको परिवर्तित कर सकता हूं, बदल सकता हूं, इसमें बदलाव ला सकता हूं। देख रहे हैं आप, लड़के, लड़की और लड़कों, है ना। देखिए, लड़का है, लड़के हो गया, लड़की हो गया। तो इसमें बदलाव देख रहे हैं आप। जो भी संज्ञा है वो उनको बदला जा सकता है, क्योंकि संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, अगला देखें मित्रों, सर्वनाम। सर्वनाम के लिए मैं शब्द ले रहा हूँ, सर्वनाम ले रहा हूँ मैं। तो मैं को देखिए हम इस तरह से बदल सकते हैं, मेरा, है ना, मैंने। कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है ना। मेरा, मैंने, मुझे या मुझसे, इस तरह से आप बदलाव देख रहे हैं। तो देखिए, सर्वनाम भी ये क्या है? विकारी है। अगला देखें, विशेषण। तो विशेषण को देखें, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ बुरा, है ना, इसको हम बदलें बुरे, बुरी, है ना, बदल सकते हैं ना। अब बचा क्रिया। तो क्रिया के लिए देखिए मैं ले रहा हूँ खा, इसको हम देखें खाता, है ना, खाते, खाती, इस तरह से हम बदल सकते हैं। तो देखिए, ये जो विकारी शब्द हैं वो किसी न किसी आधार पर बदलते हैं। कोई लिंग के आधार पर बदलता है, कोई वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदलते हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या? अव्यय। तो अव्यय को हम जान रहे हैं कि ये बदलते नहीं हैं। क्या बदलते नहीं हैं? तो देखिए, मैं अव्यय ले रहा हूँ, जैसे अब लिया। अब आप इसको बदल के देखिए, इसको अबे कर सकते हैं क्या? अभी कर सकते हैं क्या? कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अव्यय। जैसे मैं और ले रहा हूँ कब, इसको भी आप बदल के देखें, नहीं बदल सकते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि विकारी कौन है और अभिकारी कौन है। तो अभिकारी हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, कौन कौन है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक
अव्यय। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना था और इसको भी हमने जान लिया कि किस तरह से बदलते हैं। मुझे लगा कि कोई शुरुआत कर रहा है तो देखे तो डायरेक्ट कहीं समझ में ना आए, तो इसके लिए इसको मुझे बताना लगा कि बता दूं, तो इसको हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें और शेष हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा अव्यय के संबंध में कि अव्यय है, अव्यय किसी, इसको आप लिखेंगे, लिखना तो जो आपको उचित लगे वो लिख लेना। अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर या कहें लगकर, है ना, लगकर उसे भी अव्यय बना देते हैं। आप किसी भी चीज़ को साधारण न समझें। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों में परिभाषा भी पूछ लेते हैं, तो आप ये ना समझें कि केवल अव्यय कौन है, किस प्रकार का है। परिभाषा भी पूछ लेते हैं, क्या है इसके बारे में, वो सारी चीज़ें हमें आना चाहिए। तो हमने जाना कि अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर या लगकर उसे भी अव्यय बना देता है। मतलब कोई अव्यय है, वो किसी शब्द से जुड़ जाता है तो उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं, मतलब वो अव्यय ही बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अब मैं एक दो उदाहरण ले लेता हूँ तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण है मित्रों, प्रति दिन, है ना। दूसरा देखिए, जैसे भर और पेट, भर पेट, ये दो शब्द हैं, एक जगह हमने जोड़ दिया। जैसे भर क्या है, अव्यय है, और पेट के साथ में जोड़ दिया तो वो सारा जो शब्द बना है वो अव्यय कहलाने लग जाएगा। ठीक है, और देखिए हम जैसे लेते हैं यथा शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए साथियों, हमने जाना कि विकारी शब्द कितने हैं, 4, अविकारी कितने हैं, 4, और क्रिया विशेषण, है ना। जो अभिकारी में क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण के प्रकार भी हम यहाँ 4 पढ़ने वाले हैं। कितने पढ़ने वाले हैं, 4 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, 4। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, 4 हैं। देखिए सबसे पहला है, आप देखेंगे कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, आप यहाँ समझ जाइए। दूसरा है आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक। तीसरा है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा है आपका रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने पिछली कक्षा में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, है ना। बताया था उसमें कि जो क्रिया विशेषण है उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे। देखिए क्या क्या जाना था हमने, उसमें जाना था हमने स्वीकारता, जाना था, या कहें स्वीकृति, और निषेधता। क्या, निषेधता, और निश्चितता। फिर अनिश्चितता, इसके बाद स्थान, उसी में दिशा। ठीक है, और जाना था हमने मात्रा और तरीका और प्रकार। इतने सारे हमने
जो बिंदु थे उनको जाना था, उनमें इनकी चर्चा हुई थी। मैं एक और लिख रहा हूँ, एक कारण, ठीक है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला आपको जो दिखाई दे रहा है कालवाचक, क्या, कालवाचक। एक और छूट रहा है इसमें, देखना, समय, समय, और यहाँ लिखेंगे हम तरीका या प्रकार। अब देखिए मित्रों, जो क्रिया विशेषण का पहला प्रकार है कालवाचक, है ना, तो इसके लिए आप देखें कारण, स्वीकारता, निषिद्धता, निश्चितता, अनिश्चितता, स्थान, दिशा, मात्रा और समय। तो देखिए समय, इसका संबंध इससे है ना, समय से है। देखिए आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ एक इतने से में ही हम पूरा समझने वाले हैं, ठीक है। तो कालवाचक में आप देखेंगे समय होगा, स्पष्ट है। अब देखिए स्थानवाचक की बात आती है, तो आप इसमें देखेंगे स्थान और दिशा, स्थान और दिशा से संबंधित जो भी शब्द होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब परिमाण वाली बात आती है, तो परिमाण अर्थात मात्रा का बोध हो रहा हो, मात्रा का हमें पता चल रहा हो, वहाँ परिमाणवाचक होगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रकार बचा अपना रीतिवाचक, और जो हमने लिखे हुए हैं कारण, स्वीकारता, निश्चितता, निश्चितता, अनिश्चितता, तरीका, प्रकार आदि, तो ये सारे इसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रीतिवाचक में आएंगे कि नहीं, और हम उसको स्पष्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिए इसमें एक जो परिमाणवाचक लिखा है, प्रकार लिखा है, तो इसके बारे में और विशेष जानकारी दे दूं। देखिए यही तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगता है, जो परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, वो चीज़ मुझे जरूरी बताना हो जाता है। तो देखिए जो परिमाणवाचक है, तो इसकी बात करें तो ये विशेषण भी होता है, विशेषण भी होता है। आपने ध्यान दिया होगा, या ध्यान दीजिए आप कि जो परिमाणवाचक विशेषण भी होता है ना। हम यहाँ देख रहे हैं कि परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम एक एक जो प्रकार हैं उसको जानेंगे हम। अब देखिए मित्रों, हम एक एक प्रकार को जानने वाले हैं। पहला है, हमने देखा है कालवाचक। कौन सा? कालवाचक। अब इसकी बात करें तो हम कहें कि इससे क्रिया के समय का, स्पष्ट है ना, क्रिया के समय का बोध होता है। क्रिया के, आप लिख लीजिए, मुझे लिखने में बोर्ड में थोड़ा सा समय लगता है, तो समय की बचत भी करना हमारे लिए, तो हम कह सकते हैं कि इससे क्रिया के समय का बोध होता है। तो देखिए कुछ शब्द लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, जैसे आज, आज में समय का बोध हो रहा है, कल, जब, तब, है ना, अब, कब, लगातार, है ना, दिन भर, प्रतिदिन, परसों, परसों, सवेरे, है ना। बहुत सारे शब्द होंगे जो आप देख सकते हैं कि वो कालवाचक में होंगे, बस समय का बोध हो रहा हो उसमें, आपको ये ध्यान देने जरूरी है। और देखिए इनमें जैसे बार हैं, तो बार भी आएंगे, है ना। सप्ताह, सप्ताह में भी तो समय का बोध होता है। माह है, ऋतु है ना, ऋतु है, वर्ष है, और घड़ी का समय, घड़ी का समय भी इसी के अंतर्गत आएगा, घड़ी का समय, और अवधि,
तो ये सारे मित्रों कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे हम वाक्य ले रहे हैं कि मोहन कल आएगा, है ना, कल आएगा। तो आएगा क्रिया है और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कल, है ना, वही क्रिया विशेषण है कल। तो समय का बोध हो रहा है तो कालवाचक हो गया। ठीक है, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वह अभी अभी आया है। तो अभी अभी आप देखें, ऐसे अभी अभी, इसमें भी आपको पता चल रहा है कि समय का बोध हो रहा है, अभी अभी, है ना, स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है आपका स्थानवाचक। कौन सा है? स्थानवाचक। ठीक है, अब स्थानवाचक की बात करें साथियों, तो हम कह सकते हैं कि यह है क्रिया के स्थान का बोध कराता है। क्या कराता है? क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, भीतर, ऊपर, इस तरह से शब्द होंगे, है ना। स्पष्ट हो गया कि यह क्रिया के स्थान का बोध कराता है। जैसे उदाहरण ले लें हम कि वह आगे गया है ना, और वह ऊपर बैठा है। ठीक है, तो आगे और ऊपर यहाँ हमें पता चल रहा है कि स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब देखिए हम इसी में दो प्रकार जानने वाले हैं। कौन कौन है? एक तो है स्थिति सूचक। देखिए प्रश्न हमारा गलत ना हो, हम एक एक चीज पढ़ लें। तो देखिए हम जो प्रकार हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के, एक तो स्थिति सूचक है और है दूसरा दिशा, दिशा सूचक। तो देखिए इसमें आप देखेंगे जो स्थिति सूचक है कौन कौन सी आएंगे? यहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ, है ना, ऐसे ही आएंगे। आगे, पीछे, इस तरह से आप देखेंगे कि स्थिति सूचक क्रिया विशेषण हैं। अब बात आती है दिशा। तो दिशा वाली बात आती है, तो देखिए इधर उधर, इधर उधर, किधर, है ना, दाएं बाएं, इस तरह से ये दिशा सूचक हो गया। तो दो प्रकार हमने जान लिए। देखिए आप बिल्कुल एक एक चीज़ जानते जाइए, प्रश्न कहीं से भी इधर उधर से पूछ लेता है तो हम गड़बड़ा जाते हैं। यहीं से पूछ लीजिए कि इसमें स्थिति सूचक कौन है? यहाँ वहाँ, है ना, दिशा सूचक इधर उधर, किधर। ठीक है, स्पष्ट हो गया, समझ गए होंगे आप। अब देखिए मित्रों, हमने इसी किस बारे में बहुत अच्छा उदाहरण लिया था, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप इसको समझिए। जैसे हमने वाक्य लिया है, राम छत पर बैठा है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ जो छत है, छत है, बैठना क्रिया की क्या है? विशेषता बतला रहा है। तो क्रिया विशेषण हुआ कौन सा? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए पिछली कक्षा में जो हमने जाना था, तो छत क्या हो गया? स्थानवाचक
क्रिया विशेषण। और हमने ये जाना था कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वही अधिकरण कारक है। ये आपका रिवीजन हो गया, अधिकरण कारक। यही तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम छोड़ देते हैं या कहीं से हमने जाना नहीं होता है। तो स्पष्ट हो गया। वैसे पिछली कक्षा में भी जाना था लेकिन यहाँ आ गया तो उसको हमें जान लेते हैं। मित्रों, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वही अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब हम एक और वाक्य जैसे लेते हैं कि मोहन आज शाम ग्वालियर गया। मोहन आज शाम ग्वालियर गया। आप देख रहे हैं इसमें, देखिए मोहन तो क्या है, करता है। मोहन क्या है, करता है। और आज शाम, आज शाम देख रहे हैं कि काल का बोध हो रहा है ना, काल का बोध हो रहा है। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए ग्वालियर, ग्वालियर गया, तो कहाँ गया, ग्वालियर, तो स्थान का बोध हो रहा है ना। वो हम पढ़ रहे हैं कि स्थानवाचक, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने जान लिया कि जहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वही अधिकरण कारक है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रकार। अब देखिए साथियों, अगला प्रकार है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है, हमने अभी जान लिया था क्या है कि इससे परिमाण, इससे परिमाण अर्थात कहें हम मात्रा, मात्रा का बोध होता है ना, मात्रा का बोध होता है। और कह सकते हैं कि मात्रा का पता चले, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, हमने इसकी एक कहें कि परिभाषा टाइप की समझ ली या इसका अर्थ समझ लिया हमने। अब देखें इसमें जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उसके भी हम 5 प्रकार करते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार, है ना। हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, छोड़ने वाले कुछ नहीं है ना। एक चीज छोड़ देते हैं वहीं से प्रश्न आ जाता है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे देखिए इसी में देख रहे हैं हम कि अधिकता बोधक, अधिकता बोधक। तो अधिकता बोधक में हम देखते हैं बात आती है अधिक, खूब, खूब, बहुत, है ना। इस तरह से आपको मिलेंगे। दूसरा आगे देखें न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक, थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ, है ना। इसमें न्यूनता कब पता चल रहा है ना, न्यून माने कम होता है। तो देखिए थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ। अब देखिए अगला है इसी का प्रकार पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक की बात करें तो बस, केवल, यथेष्ट, काफी, है ना, पर्याप्त। अगला है मित्रों तुलना बोधक, तुलना बोधक। तुलना बोधक में हम देखेंगे कि जितना, कितना, बढ़कर, है ना, इतना, उतना, ये सभी किस में आएंगे, जो प्रकार पढ़ रहे हैं हम परिमाणवाचक के 5 प्रकार, तो उनमें से जो तुलना बोधक है उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और लास्ट बचा आपका श्रेणी बोधक। तो श्रेणी बोधक के अंतर्गत
आप देखेंगे क्रमशः, बारी बारी, बारी बारी, एक एक, है ना। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए जो एक एक लिखा है और हम आगे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो एक एक चीज़ जान के रखिए, उसको हम क्लियर करेंगे। ऐसी बात नहीं, सभी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। चलिए आगे। ये हमने पांचों प्रकार जान लिए। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए हमारा जो शेष बचा है, कौन सा है? रीतिवाचक। रीतिवाचक, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मित्रों देखिए हमारा जो चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसके बारे में हमने कुछ शब्द लिए थे अभी शुरुआत में, जैसे कारण, स्वीकारता, निषेधता, है ना, निश्चितता, निश्चितता हो गया, अनिश्चितता, और लिया था हमने तरीका या प्रकार का है हम। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए हम एक एक से जानते हैं। जैसे लिखा है पहला कारण, तो कारण के देखिए जाने, कारण के अंतर्गत हम लिख रहे हैं इसलिए, है ना, इसलिए, क्यों, है ना। कोई कार्य होता है ना, उसके पीछे कोई कारण होता है, हम पूछते हैं क्यों, इसलिए, है ना, काहे को, इस तरह से, काहे को, ऐसा देखा होगा आपने। देखिए दूसरा है आपका स्वीकारता या स्वीकृति। स्वीकृति हमने स्पष्ट भी कर लिया था और यहाँ डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्वीकृति की बात आती है, हम कहते हैं कि हाँ ठीक, है ना, ठीक, जी, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये स्वीकृति के लिए हो गया। और देखें निषेध, निषेध की हमने जाना था, निषेधता। तो निषेधता में देखेंगे न, नहीं, मत, हमने जाना था पहले, पिछली कक्षा में भी जाना हमने कि मत आओ, ऐसा हमने एक वाक्य लिया था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए हो सकता है कि स्वीकृति मिले और नहीं मिले तो निषेधता के अर्थ में होगा, तो मत होगा, नहीं होगा या ना हो। ठीक है। अगला है निश्चितता, है ना, निश्चितता। तो निश्चितता की बात करें तो हम कह सकते हैं अवश्य, है ना, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, हमने ये जाने थे। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और देखें हम अनिश्चित, तो अनिश्चित के लिए हम देखें शायद, है ना, जाना था हमने, शायद, बहुत कर, यथासंभव आदि, है ना। और अब है तरीका या प्रकार। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे ऐसे, लिख दें तरीका या प्रकार। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऐसे का प्रयोग करते हैं हम, है ना, वैसे, कैसे, हो रहा है कि नहीं इसी के लिए प्रयोग, कि किस तरह से, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये तरीका और प्रकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अर्थों के लिए। ठीक है, और देखें हम इसी में अवधारणा, और अवधारण की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि निश्चय का हो, निश्चय का बोध हो, क्या हो, निश्चय का। तो इसमें देखिए हम तो, ही, भी, है ना, ही, भी,
मात्र, इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं इसमें। देखिए साथियों, हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ जाना है इसके लिए कि हमने जो प्रयोग कर रहे थे, जैसे धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे, और हम बात करें अचानक, है ना, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन, निसंदेह, सा, तक आदि भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक है, देखो साथियों, इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं मैं आपके लिए कि जो अव्ययी भाव के समस्त पद होते हैं ना, उनका प्रयोग भी क्रिया विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, जैसे मैं देखिए लिख रहा हूं कि वह आजीवन काम करता है, काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो आजीवन है वो क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो हम जान रहे हैं कि अव्ययी भाव के समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। साथियों, एक बिंदु और है इसी में कि भाववाचक संज्ञाओं में, भाववाचक संज्ञाओं में या विशेषणों में, भाववाचक संज्ञाओं में या विशेषणों में पूर्वक जोड़कर भी क्रिया विशेषण बनाया जाता है ना, क्रिया विशेषण बनाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण है, वह कुशल पूर्वक, वह कुशल पूर्वक, वह कुशल पूर्वक रहता है ना। तो ये हमने कुशल में पूर्वक जोड़ दिया, तो किसका काम करने लगता है? क्रिया विशेषण का काम करने लगता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अभिकारी शब्दों के जो प्रकार हैं, जो शेष रहे हैं, उनको हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।